आज हम क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पहले गुडविल का मीनिंग समझते हैं डेफिनेशन से। गुडविल वो थिंग है जो बहुत इजी है डिस्क्राइब करना और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है डिफाइन करना। जैसे गुडविल क्या होती है, एक पहचान होती है, एक नाम होता है बिजनेस का, जिससे ओल्ड कस्टमर्स बने रहते हैं और न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। गुडविल ही वो कारण होता है जिससे बिजनेस की हायर सेल्स होती है, हायर प्रॉफिट्स होते हैं अदर बिजनेस फर्म से। डेफिनेशन में जैसे लिखा है, ये बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है एक अच्छे नाम का, रेपुटेशन का और कनेक्शंस का। बिजनेस के एक रेपुटेशन है, एक अच्छा नाम है जो एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करता है कस्टमर्स को लाने के लिए। ये वो चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है एक ओल्ड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को एक नए बिजनेस से उसके फर्स्ट स्टार्ट पर। सिंपली हम बोले तो एक अच्छा नाम, एक रेपुटेशन जिससे ओल्ड कस्टमर्स बने रहते हैं और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। एक अच्छा नाम, एक रेपुटेशन बिजनेस एंटरप्राइजेस को बना के रखनी होती है। कैसे? अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करके, अच्छी सर्विसेज देकर, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और वो बार बार आते हैं अच्छी सर्विसेज और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेने के लिए, जो उन्हें परमानेंट कस्टमर बना देता है। अब इससे क्या होगा? एंटरप्राइज को हायर सेल्स मिलेंगी और हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे। ये गुड नेम, रेपुटेशन बना के रखनी पड़ती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। इस गुडविल को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है फर्म्स के लिए। जैसे हरिद्वार में अगर फेमस ब्रेकफास्ट पॉइंट का बोलें तो मोहनपुरी वाले का नाम जरूर आता है, चाहे किसी से पूछ लो या सर्च कर लो तब भी। तो ये उसकी गुडविल है जो उसने कमाई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, जिसमें पहला है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। मतलब ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है। गुडविल को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। सेकंड है इसकी कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं होती बिजनेस से, इसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है जब बिजनेस को बेचा जाता है। कैसे? पहले एसेट्स को कैलकुलेट किया, लाइबिलिटीज को किया, फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज किया तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। और नेट एसेट्स के अमाउंट से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, नेट एसेट्स के अमाउंट से जब एक ज्यादा प्राइस पर बिजनेस को बेचा जाता है तो वो गुडविल की अमाउंट होती है। जैसे नेट एसेट्स की वैल्यू आई 8 लाख और अगर 10 लाख पे बिजनेस बेचा है तो 2 लाख क्या होगी? गुडविल होगी। तो एक रियलाइजेबल वैल्यू है ना इसकी जब बिजनेस को बेचा गया। अब थर्ड है जो वैल्यू होती है गुडविल की, वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है वैल्यूअर का, क्योंकि इसको कैसे नापते हैं? ब्रांड रेपुटेशन से और कस्टमर लॉयल्टी से। इसी तरीके से तो नाप सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स की तरह थोड़ी कि मशीनरी खरीदी, उसकी जो बुक वैल्यू है वही उसकी वैल्यू हो गई। फोर्थ, ये मदद करती है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में। वो तो करती है, एक अच्छा नाम, एक रेपुटेशन होना बहुत मदद करती है अच्छे प्रॉफिट को अर्न करने में। फिफ्थ, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कस्टमर्स को लेकर आती है बिजनेस में। सिक्स्थ, गुडविल एक्सिस्टेंस में कैसे आती है? लोकेशनल एडवांटेज, एक अच्छी जगह पर बिजनेस है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रांड अच्छा है, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट्स है, एक मार्केट रेपुटेशन है। ये सभी मदद करते हैं एक अच्छी गुडविल क्रिएट करने में। इन सब के अकॉर्डिंग ही तो वैल्यूअर कैलकुलेट करता है गुडविल की वैल्यू को। अब नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। क्या जरूरत है गुडविल को नापने की? क्यों नापा जाता है? हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है, न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायर हो रहा है या पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और पार्टनरशिप को बेच देते हैं, या जब 2 और मोर फर्म्स को जोड़ा जाता है साथ में, ठीक है। ये सभी सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती है वो हम जब हर एक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें पता चल जाएगा अच्छे से। जैसे जो नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें क्यों जरूरत पड़ रही है गुडविल को नापने की। ऐसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, ये सब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा।
अब गुडविल भी दो तरह की होती है, पहली होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो एक फर्म खरीदती है, एक्वायर करती है पेमेंट करके उसके लिए। कैसे? जैसे ए बी बिजनेस फर्म है, उसने क्या किया, 10 लाख रुपए में किसी और के बिजनेस को खरीदा। अब उसके एसेट्स थे 20 लाख की, लाइबिलिटीज थी 12 लाख की, तो माइनस किया तो आया 8 लाख। पर उसने तो 10 लाख पेमेंट की थी ना, जो 2 लाख एक्स्ट्रा उसने पेमेंट की वो किसके लिए की? गुडविल के लिए। तो पैसे पे किए ना, तो ये क्या हुई? परचेज गुडविल, वो उसने गुडविल खरीदी है। अब इसके लिए हम पे करते हैं इस गुडविल के लिए, परचेज गुडविल के लिए, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल होती है जो खरीदी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। कैसे? मैनेजमेंट के एफर्ट्स से, मतलब पार्टनर ने जो भी एफर्ट्स किए हैं उससे नापते हैं, जिसका मतलब खुद के बिजनेस की गुडविल को नापना। जैसे एक मार्केट में बहुत सारी स्वीट शॉप होती हैं, पर आपकी भी क्या एक स्वीट शॉप है, जैसे आपको उसकी गुडविल नापनी है तो कैसे नापोगे? मार्केट रेपुटेशन कैसी है, अच्छा नाम है या नहीं है, गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, जिससे क्या होता है? कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, हायर सेल्स होती है। इस तरीके से सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट की जाती है। ये गुडविल आपने खरीदी नहीं है, पर क्या है? सेल्फ जनरेटेड है, जिससे आपको क्या पता चलेगा? आपके बिजनेस की भी गुडविल है, जिससे आप किसी को कह सकते हो हमारी भी स्वीट शॉप की मार्केट में पहचान है, एक नाम है। अब हमने पढ़ा था गुडविल को कैलकुलेट करने की, वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन में। और ये जो गुडविल है ना, वो 3 तरीकों से नापी जाती है, 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए जैसे 4 ईयर्स मैंने लिए हैं, उसमें 4 ईयर्स में जितना भी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न हुआ है हर एक ईयर, उनको लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे? ऊपर उन सभी प्रॉफिट्स को, मतलब 4 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अपॉन में 4 रखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वो साल जिसमें फर्म ने सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया होता है ऑनरशिप चेंज होने के बाद। और ये जो प्रॉफिट अर्न किया होता है वो क्यों किया होता है? जो उन्होंने एफर्ट्स किए होते हैं पास्ट में, उसकी वजह से जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स में। अब ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, इसको कैलकुलेट नहीं करना होता, ये क्वेश्चन में दिया होता है। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना होता है कि बिजनेस जो नॉर्मली इनकम करता है, एक्सपेंस करता है, उन्हीं को ही लिया जाए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा इनकम या एक्सपेंस को नहीं लिया जाए। अगर एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दिए तो उसको माइनस कर देंगे, और कोई अलग से एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है तो उसको हमने माइनस किया होगा, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको प्लस कर देंगे, रिवर्स कर देते हैं। अब जैसे क्या किया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें जो भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए इनको क्या कर देंगे? वापस ऐड कर देंगे। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पर जो लॉस हो जाता है उसको भी ऐड कर देंगे। थर्ड, अगर ओपनिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर लिया, ओवर वैल्यूएशन हो गया ओपनिंग स्टॉक का, मतलब हायर वैल्यू पर ले लिया है, और अगर अंडर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, जो स्टॉक लास्ट में बच जाता है, तो इससे क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ले लिया, जैसे मशीनरी परचेज की थी, उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये गलत हो गया ना। परचेज तो रिकरिंग हुआ, और मशीनरी को रोज रोज थोड़ी खरीदते हैं, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जितने भी एक्सपेंस है जो नॉर्मली नहीं होते हैं, उनको हमने अगर माइनस कर दिया है, तो उनको क्या करो? वापस ऐड कर दो, सही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे ही जो गेन्स होते हैं, इनकम्स होती हैं, जैसे एबनॉर्मल गेन है, गेन हो गया
फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर, ओवर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, या अंडर वैल्यूएशन हो गया ओपनिंग स्टॉक का, तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ जाती है, जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सही नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। ऐसे नॉन रिकरिंग इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। अगर पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन है, अगर उसको डिडक्ट नहीं किया तो वो भी माइनस कर देंगे, देनी होती है ना पार्टनर को, इसलिए माइनस कर देंगे। और अगर कोई और फ्यूचर एक्सपेंस है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसको हमें फ्यूचर ईयर्स में देना है, उसको भी माइनस कर देंगे। तो ये सब जो चीजें पड़ी ये जरूरी है याद रखनी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, फिर एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 या 4 कर लो, अगर 3 साल का लिया है तो 3, अगर 4 साल का लिया है तो 4, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से और गुडविल आ जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है जब पास्ट एडजस्टमेंट दिए होंगे। सिमरन ने परचेज किया अनीता का बिजनेस 1 अप्रैल 2024 को, और ये अग्री किया गया कि जो गुडविल की वैल्यू की जाएगी वो 3 इयर्स परचेज पे की जाएगी, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के लास्ट 4 इयर्स। इसका मतलब जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज है वो है 3, और जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो 4 इयर्स का करना है। अब हमें यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 90,000 है, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000 ईयर्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं जो हमें सही नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करनी होंगी। सबसे पहले टेबल बनाते हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ऐसे ही 22 का, 23 और 24 का बनेगा। फिर प्रॉफिट लिखेंगे उनके सामने, उनके अकॉर्डिंग 90,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एक एसेट को सोल्ड किया गया जिसपे गेन हुआ ₹10,000 का। अब ये नॉर्मल गेन तो है नहीं, तो ₹10,000 को माइनस कर देंगे जैसा कि पढ़ा था। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 31 मार्च 2022 को क्या हुआ, एक मशीनरी डिस्ट्रॉयड की हो गई एक एक्सीडेंट में, और 30,000 को एक लॉस की तरह दिखा दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये जो लॉस हुआ है वो नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे जो हमने डिडक्ट कर दिया था। ठीक है। अब थर्ड है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फर्म्स एसेट को क्या हुआ, इंश्योर नहीं किया गया और इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करना होगा, तो वो है ₹10,000। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, एक रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंस होता है, तो उसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे ₹10,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नहीं तो डैश आ जाएगा उसमें। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, 90,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे 80,000, 1,60,000 में 30,000 प्लस करेंगे 1,90,000 आ जाएगा, 1,80,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 1,70,000 आ जाएगा, और 2,20,000 वैसे का वैसा आ जाएगा। इन चारों को ऐड करेंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 6,60,000। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो 6,60,000 अपॉन 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,65,000। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा था क्वेश्चन में 3, तो हमारा गुडविल आ जाएगा ₹4,95,000। ऐसे ही और भी एडजस्टमेंट्स आती हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाए। जैसे 1 अप्रैल 2023 को 5 साइकिल्स खरीदी गई थी ₹20,000 में, और गलती से डेबिट कर दी ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, मतलब रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंस तो माइनस कर दिया होगा। इस साल क्या हुआ, लॉस हो गया 1,20,000 का। अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जो साइकिल कॉस्ट थी ना उसको हमने गलती से डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब माइनस कर दिया होगा। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। साथ साथ अब डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ था,
जो @25% चार्ज करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जो आएगा 5000। तो पहले 1,20,000 में 20,000 को ऐड करेंगे तो 1 लाख का हो जाएगा लॉस। अब इसमें 5,000 को माइनस करेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा लॉस फॉर द ईयर। अब दूसरी तरीके की जो एडजस्टमेंट आ सकती है वो है जैसे एबनॉर्मल गेन हुआ है ₹10,000 का, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। और अगर दूसरी नेक्स्ट एडजस्टमेंट इस तरीके से आ सकती है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नॉर्मल नहीं है ना। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जैसे कार को रिपेयर करने के लिए जो खर्चा किया ₹50,000, उसे गलती से डेबिट कर दिया व्हीकल्स अकाउंट में, और करना किसमें था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर्स क्या होता है, रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंस, जिसको डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ये लॉस हुआ फर्म के लिए, तो ₹50,000 को माइनस करेंगे। अब इस पे हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया रिपेयरिंग के खर्चे पे, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। अब उसको क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे, सही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 5000। अब इस साल का भी किया होगा और नेक्स्ट ईयर का भी कर दिया होगा, तो उसको भी वापस लेंगे, मतलब ऐड कर देंगे 5,000। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट इस तरीके की होती है कि एक बैड डेट है ₹5,000 का, उसको रिटर्न ऑफ करना भूल गए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसको माइनस करना होगा ना, तो ₹5,000 को माइनस कर देंगे सही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें क्या होता है, हर एक प्रॉफिट के साथ उसके वेट्स दिए होते हैं। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो वेट से, फिर आ जाता है वेटेड प्रॉफिट, फिर सभी ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करो तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाता है, अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स लिखो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। फिर अब गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। आप टेबल बनाते हैं, पहले ईयर एंडेड लिखेंगे, फिर उनके सामने उनके प्रॉफिट लिखेंगे, वेट्स दे रखे 1 2 3 4 5 वो लिखेंगे, और प्रॉफिट और वेट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट सभी ईयर्स का, फिर इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6,96,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट है 6,96,000 और टोटल वेट्स हैं 15। कैलकुलेट करेंगे, आएगा ₹46,400। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है ₹46,400 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो हमारा गुडविल आ जाएगा ₹1,39,200।